प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर में हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, विच इज़ द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन प्राइमरी सेल। आइए बच्चों शुरू करते हैं। किसी भी सेल का अगर ईएमएफ निकालना हो, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, आज निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए बच्चों, हम पिछली बार वाला ही सेटअप यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंसेस क्या है बच्चों? देखो, ये जो पिछली बार आपने लिया था उसमें हमने सिर्फ इतना सर्किट लिया था। ये वो सेल है जिसका ईएमएफ हम कंपेयर करना चाहते थे, एक और सेल कंपैरिजन के लिए यहाँ लगाया गया था। अब डिफरेंस क्या है बच्चों? नीचे हमने एक वायर ली है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया है और एक की लगा दी है। इस की को जब आप प्लग इन कर देंगे तो ये वाला पूरा लोअर सर्किट आपके सेटअप में इंक्लूड हो जाएगा। आप इसको जब प्लग आउट कर देंगे तो ये वाला आपके सर्किट से बाहर हो जाएगा। ये वो सेल है बच्चों जिसका ईएमएफ हम पिछली बार मेजर कर रहे थे। अब हम मेजर करेंगे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको मैं यहाँ साइड में आर से दिखा रहा हूँ, है ना। इसी तरीके से हम इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाते हैं। ये हमारा ड्राइविंग सेल है बच्चों, इसका ईएमएफ ई डैश मान लीजिए, जो कि फिलहाल तो इस डेरिवेशन में यूज नहीं होगा। ए से बी तक के बीच में जितनी वायर है बच्चों, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर वायर। बची हुई वायर को पोटेंशियोमीटर वायर नहीं कहते, वो हमारी कनेक्टिंग वायर्स है। तो आइए बच्चों स्टेप वाइज समझते हैं कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बेसिक कंडीशन चेक कर लेते हैं पहले, सेटअप सही है कि नहीं। सेल का, जिस सेल का ईएमएफ या रेजिस्टेंस पता लगाना है, उसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल है, तो हमारा जो भी सेटअप है ये सही काम करेगा। दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी होती है? जो ये ड्राइविंग सेल है, मेन सेल जो पोटेंशियल मीटर के सर्किट को ड्राइव कर रहा है, ये वाली जो बैटरी है, इसका टोटल ईएमएफ हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका पता लगाना है उस सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। वो भी हमने मान लिया कि ज्यादा। ये देखो, मैंने यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स दिखाए हैं। एक सेल हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा भी दिखा सकते हैं। सो दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज लार्जर एंड दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज अ स्मॉलर सेल। आइए बच्चों, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे। स्टेप 1 के अंदर बच्चों जो हमारे मेन की है, इसको हम क्लोज कर देंगे, इसको प्लग इन कर दिया ताकि यहाँ पे करंट दौड़ने लगे। नीचे वाले सर्किट में भी जा सकता है। तो ये हमारा मेन सर्किट ऑन हो गया। अब सेकंड स्टेप, पहला स्टेप हो गया, हमने मेन सर्किट ऑन कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों? बिल्कुल पिछले बार वाले सेटअप की तरह हमने ये वाला जो सर्किट है इसको चालू करना है। तो खाली बच्चों अगर इस वाले सर्किट को हमने इंक्लूड करना है तो देखिए हमने क्या करना है, इस वाले को हम प्लग आउट कर देंगे यहां से कि ये वाली तार हमारी बाहर हो गई सर्किट से। सिर्फ इतना सर्किट बचा है। और उसके बाद हमने क्या किया, इस जॉकी को जगह जगह टच करवा के देखा और उस जगह की हमें तलाश है जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दे, नो डिफ्लेक्शन, हमारा नल पॉइंट आ जाएगा। मान लेते हैं कि यहां पे हमारा नल पॉइंट आ गया और ये हमारी बैलेंसिंग लेंथ आ गई L1। बच्चों याद रखिएगा ये सर्किट बाहर है। तो इस स्टेप से हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगा? जो भी हमारा इस सेल का ईएमएफ होगा दैट विल बी K टाइम्स L1। ठीक है बच्चों, K हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, L हमारी बैलेंसिंग लेंथ है। हर सेंटीमीटर में इतना पोटेंशियल आया है तो L1 में कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों हमारा सेल का ईएमएफ आ गया। अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया है बच्चों, ये वही था जो पिछले एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है? हमने इस की को यहां से प्लग इन कर देना है। बच्चों देखिए, अब हमारा ये वाला सर्किट भी पिक्चर में आ गया। अब नया क्या होगा? देखो, एक ये वाला सर्किट चल रहा है, एक ये वाला सर्किट चल रहा है, एक ये वाला सर्किट चल रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, तीनों सर्किट आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे बच्चों। देखिए, जैसे ही आपने ये वाली की प्लग इन की है, इसका मतलब यहाँ इस लोअर सर्किट में, इसको हम ऑक्सिलरी सर्किट भी कह सकते हैं, इसमें अपना एक करंट दौड़ने लगेगा ऐसे। क्यों दौड़ने लगेगा बच्चों? देखो, आपने जो लास्ट स्टेप में किया था तब सेल बैलेंस था, यानी गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट नहीं दिखा रहा था। जितना इस सेल का ईएमएफ था उतना ही यहां पे उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली बैलेंसिंग लेंथ आ गई थी। जैसे ही आप ये वाली की प्लग इन करते हो और यहां से कोई रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस मान लीजिए आर वैल्यू का प्लग आउट करते हो तो इस सेल में से करंट फ्लो होने लगेगा। अब बच्चों जैसे ही इस सर्किट में यहां इस सेल से ईएमएफ से यहां कुछ करंट फ्लो होने लगेगा तो इसका मतलब अब ये अपने ईएमएफ नहीं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने लगेगा। और हम जानते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन दी ईएमएफ।
तो मान लीजिए इसका ईएमएफ था 10 वोल्ट, तो उसके हिसाब से बैलेंसिंग लेंथ लेट से आ गई 20 सेंटीमीटर। अब जैसे ही इससे अपना एक इंडिविजुअली करंट फ्लो होने लगा, क्यों फ्लो हो रहा है बच्चों, हमने यहां से की प्लग इन कर दी है और एक रेजिस्टेंस निकाल लिया है, तो ये तो अपना सर्किट चलेगा, कंप्लीट सर्किट है, क्लोज सर्किट है, तो करंट फ्लो होना चाहिए। तो जैसे ही किसी सेल से बच्चों करंट फ्लो होता है तो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब वो ईएमएफ के बजाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देगा जो कि ईएमएफ से कम है। तो मान लीजिए उसने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया 9 वोल्ट। तो बच्चों बैलेंसिंग लेंथ अब हमारी कितनी आएगी, पिछली बार 20 सेंटीमीटर थी, उससे कम आएगी कि ज्यादा आएगी, कम आएगी, लेट्स से 18 आ गई या लेट्स से 17 सेंटीमीटर आ गई, कुछ भी आ सकती है पर कम आएगी। क्यों कम आएगी बच्चों, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप जो है उसको हम ऐसे समझते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है बच्चों, V बाय L। सो पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतनी ज्यादा लेंथ आएगी। अब पहले 10 था तो 20 आई, अब थोड़ा कम हो गया है, 9 हो गया है, तो कम लेंथ आएगी, तो नई बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज कर जाएगी बच्चों, ध्यान देना। अब जैसे ही हमने ये वाला सर्किट लाए हैं, जैसे ही हमने इसको ऑपरेट कराना शुरू किया है, अब अगर हम दोबारा पुराने वाली जगह यानी जे पे टच करा के देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट शो नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जो नल पॉइंट था ये तो पिछले वाली बैलेंसिंग लेंथ यानी L1 के लिए था, यानी पिछली बार वाले ईएमएफ के लिए था। अब क्योंकि टीपीडी आ गया है, यानी इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V विच इज लेस देन E, तो बैलेंसिंग लेंथ कुछ और आएगी। मान लेते हैं कि J डैश आ गई और लेंथ कितनी आई यहां से यहां तक मान लेते हैं L2 लेंथ आई है। तो बच्चों ये जो अब नई हमारी बैलेंसिंग लेंथ आई है, इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू जो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है, और उसको हमने क्या माना है, V विच इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और वही V किसके बराबर होगा बच्चों, जो इस रेजिस्टेंस R के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, क्योंकि दोनों पैरेलल में। तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों, I इंटू आर। मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है I और यहां से रेजिस्टेंस निकाला था R, और अगर इसके अक्रॉस बात करें, यहां पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया होगा, V। उसको अगर बैलेंसिंग लेंथ की टर्म्स में लिखें तो हो जाएगा K इंटू L2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। यहां पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है उसके अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई है, L2। वही पोटेंशियल ड्रॉप इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वही पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इस V को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, K इंटू L2 बैलेंसिंग लेंथ की टर्म्स में, I इंटू आर इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है उसके टर्म्स में। तो बच्चों ये दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, देखिए क्या निकलता है, E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर पता लगाना। अब देखिए यहाँ स्मॉल आर को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्मॉल आर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है हमें। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी V का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, यानी E को लिखा जा सकता है V प्लस आई आर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ईएमएफ हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा होता है बाय फैक्टर ऑफ आई आर। तो ये वाला E का एक्सप्रेशन मैं यहां पुट कर देता हूं बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, V प्लस आई आर अपॉन V इज इक्वल टू L1 बाय L2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए अब क्या होगा, V को एलिमिनेट कर देते हैं, V को हमने लिखा है I इंटू कैपिटल R। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, मैं यहां से इसको रब कर देता हूं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप देखिए, V को हमने लिखना है I इंटू आर, तो I इंटू आर प्लस आई बाई आर बाई आई इंटू आर, है ना, V की जगह आई आर लिखा है बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर, L1 बाई L2। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, यहां से I कैंसिल आउट हो जाएगा, सो R प्लस स्मॉल r बाई आर इज इक्वल टू L1 बाई L2। अब देखिए बच्चों सिचुएशन बहुत ही सिंपल हो गई है। हमारा ऑब्जेक्टिव था इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैलेंसिंग लेंथ L1 L2 है जो हम डायरेक्टली यहाँ स्केल से रीड कर सकते हैं, R वो रेजिस्टर है, वो रेजिस्टेंस है जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला था। तो R भी नोन है, L1 भी नोन है और L2 भी नोन है। तो ये तीनों बहुत ही आसानी से मेजर किए जा सकते हैं और हमारा R का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा एल्जेब्राइकली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इसको अलग अलग करके लिख लेता हूँ, 1 प्लस R बाई आर
इज इक्वल टू L1/L2, है ना। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, R/R को मैंने यहाँ रखा, 1 को उधर ले गए, कैसे भी आप इसको छोड़ सकते हैं, ये दोनों ही हमारे यूजफुल एक्सप्रेशंस हैं। तो किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर आया बच्चों, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला था, और बैलेंसिंग लेंथ, ये तो आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। मैं फिर से बच्चों सारे स्टेप्स एक बार समराइज करता हूँ। स्टेप नंबर 1, मेन की को प्लग इन करिए ताकि सर्किट चालू हो जाए कम से कम। उसके बाद जैसे ही सर्किट चालू होगा, ये वाला सर्किट पिक्चर में आ जाएगा बच्चों, ऊपर वाला सर्किट, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि अभी ये वाली की प्लग्ड आउट है, ये ओपन सर्किट है एक तरीके से, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। स्टेप 2, आपने जॉकी टच करवा के देखनी है, बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। मान लीजिए जे पे आ गई और वो लेंथ हमने डायरेक्टली मेजर कर ली, L1 आई है, तो यहां से हमारा बैलेंस पॉइंट आ गया जे, बैलेंसिंग लेंथ आ गई L1। यानी इस लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जिसको हम लिखेंगे K टाइम्स L1, वो किसके बराबर है, इस सेल के EMF के बराबर है। याद रखना बच्चों, बैलेंसिंग लेंथ जैसी आपने निकाली, नल पॉइंट जैसे ही निकाला है, इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, उसी को हम नल पॉइंट कहते थे। स्टेप 3, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जैसे ही आपने ये वाली की प्लग इन की, नीचे वाला सर्किट पिक्चर में आ गया, जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा। ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालना मत भूलिएगा। अब क्या होगा बच्चों, अब जैसे ही किसी सेल से जब भी करंट फ्लो होने लगता है, EMF गायब। अब EMF की जगह क्या आ जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, जो कि कम होता है E से। तो इन दोनों एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, वही पोटेंशियल ड्रॉप के प्रोपोर्शनली बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे अचीव होगी। और क्योंकि ये भी पैरेलल में है, तो जो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है वही यहाँ भी माना जाएगा। और यहाँ कितना होगा बच्चों, ओम्स लॉ से I इंटू आर, इसीलिए मैंने लिखा था V इज इक्वल टू I इंटू आर एंड V इज ऑल्सो इक्वल टू K इंटू L2। और उसके बाद तो सिर्फ अलजेब्रा बचता है। इस तरीके से रीअरेंज करके थोड़ा सुंदर तरीके से इसको हम फाइनल एक्सप्रेशन तक ले आएंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R L1/L2 माइनस 1। ये डेरिवेशन आपके टिप्स पे होनी चाहिए बच्चों। अगर कभी न्यूमेरिकल भी आता है और आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा कि L2/L1 था कि क्या था, R उधर था कि इधर था, तुरंत ही आपको डिराइव कर लेना है। एक बार E इज इक्वल टू KL1, एक बार V इज इक्वल टू KL2 इज इक्वल टू IR, उसके बाद सिर्फ सब्सटीट्यूशन है। चलिए बच्चों, इस तरीके से हमारा पोटेंशियोमीटर का सेकंड एप्लीकेशन खत्म होता है। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, जैसे सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, के बारे में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक बार बच्चों डिस्कस कर लेते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी। तो देखिए बच्चों, मैंने सब रब कर दिया है और वही सर्किट जो पहली बार बनाया था वो दोबारा बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है बच्चों, सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर क्या है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट बच्चों, चाहे पोटेंशियोमीटर या कुछ और हो, अगर वो स्मॉल चेंज होने से एक लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाए, लार्ज इंडिकेशन दिखाई किसी चीज की, तो उसको एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। अगर EF में हल्का फुल्का भी बदलाव हो तो बैलेंसिंग लेंथ में बहुत अच्छा खासा बदलाव आ जाए, यानी आप ऑब्जर्व कर पाए। मान लीजिए पहले EMF था 10 वोल्ट, अब EMF हो गया है 10.5 वोल्ट, हल्का सा ही चेंज आया है, लेकिन बैलेंसिंग लेंथ में बहुत जबरदस्त चेंज आ जाए तो वो इंस्ट्रूमेंट अच्छा माना जाएगा, है ना। मान लीजिए 10 वोल्ट पे बैलेंसिंग लेंथ आई थी 150 सेंटीमीटर और 10.5 वोल्ट पे आ गई 170 सेंटीमीटर, आप क्लियरली देख पाएंगे इसको। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर 10 वोल्ट पे बैलेंसिंग लेंथ आती 150 सेंटीमीटर और 10.5 पे आती 150.5 सेंटीमीटर, तो ये हल्का सा ही चेंज आता, नोटिसेबल भी नहीं होता। शायद कुछ बच्चे तो बोल देते कि सर बैलेंसिंग लेंथ तो चेंज ही नहीं हुई। सो दिस इज नॉट अ गुड इंस्ट्रूमेंट, इसकी सेंसिटिविटी कम है, ऐसा नहीं चाहिए हमें। तो सेंसिटिविटी बढ़ाई कैसे जाए। देखिए बच्चों, सेंसिटिविटी को समझने का तरीका क्या है, K इज इक्वल टू V/L। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ये हमारा कम से कम होना चाहिए, मतलब कि फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यानी K शुड बी लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बड़ी से बड़ी लेंथ में भी छोटा सा ही पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा हो, तभी तो आप उस लेंथ को अच्छे से देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए बड़े वाला अगर हम पोटेंशियोमीटर लें ऐसे, है ना, तो यहां से यहां तक मान लीजिए 150 सेंटीमीटर है और इतने में पोटेंशियल ड्रॉप आया है 1 वोल्ट। तो बच्चों 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप कितने में आएगा, 300 सेंटीमीटर में। अच्छा खासा डिफरेंस है, आप आसानी से देख पाएंगे। यानी कि
हल्का सा भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाना हो तो लेंथ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा लेंथ चाहिए हो इतना ड्रॉप दिखाने के लिए, उसको हम कहेंगे के का कम हो जाना। जितना के कम होगा बच्चों उतना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। के क्या है? फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। जितना कम से कम पोटेंशियल लेंथ में समाया होगा उतना के कम आएगा। सो यानी कि अगर आपको किसी पोटेंशियोमीटर को हाईली सेंसिटिव बनाना है तो के को डिक्रीज करने का टारगेट रखिए, और के को डिक्रीज करना है तो एक्सप्रेशन से देखिए वी डिक्रीज होना चाहिए, एल इंक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप जितना ज्यादा वायर वाला पोटेंशियोमीटर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है ना। एल क्या था? पोटेंशियोमीटर की वायर। वी कम से कम होना चाहिए, यानी कि ये जो भी आपने वायर लेनी है, अगर आप बेसिक ohms लॉ से देखें तो वी को अगर आपने कम करना है तो करंट को आपने डिक्रीज करना है। रेजिस्टेंस आपके हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि वायर का फिक्स रहता है। तो अगर पोटेंशियोमीटर वायर में किसी तरह करंट कम फ्लो हो जाए तो वी कम हो जाएगा, वी कम हो जाएगा तो के कम हो जाएगा, के कम हो जाएगा तो मतलब छोटी से छोटी लेंथ में और भी छोटा पोटेंशियल डिफरेंस समाया हुआ है, या फिर यूं कहें किसी भी गिवन लेंथ में द पोटेंशियल ड्रॉप इज वेरी वेरी स्मॉल। That means to show large potential differences, you will need an extra large length. Okay. अच्छा हाँ, ये भी बता देते हैं कि अगर ये करंट कम करना है तो हमारे पास ऑलरेडी एक डिवाइस लगा हुआ है, रेओस्टैट। इसको आप लेफ्ट राइट अगर थोड़ा सा स्लाइड कराएंगे तो आपका करंट प्रोपोर्शनली उस हिसाब से कम होता चला जाएगा पोटेंशियोमीटर वायर में। चलिए बच्चों, ये था पोटेंशियोमीटर के बारे में। इसको बड़ा ही ध्यान से पढ़ना है, सेंसिटिविटी को खासतौर से 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए। और भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर किया जाना चाहिए वोल्ट मीटर के ऊपर, उसका आंसर आपको ऑलरेडी आता है। वोल्ट मीटर इतनी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाता किसी भी सेल का अगर ईएमएफ निकालना हो एज कम्पेयर टू पोटेंशियोमीटर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ईएमएफ निकालते टाइम हमारे सेल से करंट फ्लो नहीं कर पाता है, और अगर करंट फ्लो नहीं करवाएगा तो जो पोटेंशियल ड्रॉप उस समय मेजर किया जाएगा, है ना, करंट फ्लो नहीं होगा तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, कोई एरर है ही नहीं। लेकिन वोल्ट मीटर तो बच्चों आपको पता है कि करंट फ्लो करवाता है, और किसी भी सेल से करंट फ्लो हो गया तो फिर ईएमएफ के बदले टीपीडी यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर किया जाएगा। ऑलराइट बच्चों, दिस कंप्लीट्स अवर चैप्टर। कम से कम इसके 20-25 न्यूमेरिकल निकालिए दोनों एप्लीकेशंस पे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।